अब से पहले हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी थी, और जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आप अगर देखोगे ना, जैसे पहाड़ियों का, वहाँ आप एल्टीट्यूड्स का अध्ययन करेंगे, नीचे से ऊंचाई की तरफ जब आप जाएंगे तो जो लोअर जो एरिया है वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको स्पीसीज रिचनेस कम होती जाएगी। बिल्कुल यही पैटर्न वहाँ भी फॉलो होता है, तो आप हायर क्लासेस के अंदर उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो वो एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स भी आप देख सकते हैं उसमें। अब हम देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। कोई भी एरिया जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी देख रहे हो कि यहाँ कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, तो उस एरिया, जितना एरिया आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो, पहले आपने 10 बाई 10 के एरिया में देखा, फिर उससे आप लार्जर एरिया में देखते जाओगे तो उसमें किस तरीके का चेंज आता है, वो यहाँ पर बिल्कुल एक पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है कि स्पीसीज जो रिचनेस है ना, वो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है उसके हिसाब से वो भी बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए थे जिसके बेसिस पे आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ही ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे आपने पहले छोटा एरिया देख रहे हैं, उसमें स्पीसीज रिचनेस कम है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा रिचनेस बढ़ती जाएगी। अब आगे एक खास बात देखिए, बट ओनली अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक, और उस लिमिट के बाद जो है आपको स्पीशीज रिचनेस बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। इससे संबंधित हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, बायो के अंदर जो इकोलॉजी का जो एक प्रैक्टिकल है वो हम करेंगे। उसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट नाम से वो प्रैक्टिकल होगा। उसमें क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेट बनाएंगे। क्वाड्रेट क्या होता है, एक स्क्वायर, ठीक है। आप कोई भी रैंडमली कोई, आप हो सकता है आपने एक जो है वो स्टिक ले ली, आपने ऐसे ग्राउंड में जब जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ आपने फेंक दिया, और उसके बाद जो है आप वहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए 2 बाई 2 का आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, उसमें आप देखते हो कितनी स्पीसीज है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ फॉलो होगी, उसको सुनते जाना ध्यान से। आपने देखा मान लीजिए वहाँ पर 4 स्पीसीज आई, 4 प्रकार के प्लांट्स आए, फिर आपने दोबारा जो क्वाड्रेट आपने दूसरी जगह फेंका, वहाँ पर आप जो है उसको 3 बाई 3 का कर दिया, आपने थोड़ा सा बड़ा किया उसको, वहाँ पर मान लीजिए 5 स्पीसीज आ गई। उसके बाद थोड़ा और बढ़ा लिया, 4 बाई 4 का कर दिया, 5 बाई 5 का कर दिया, 6 बाई 6 का कर दिया, ऐसे स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। मान लीजिए आपने 8 बाई 8 का किया और वहाँ पर स्पीसीज हो गई 15। अब उसके बाद आप चाहे 10 बाई 10 का बनाएंगे तो भी 15 ही आएगी, ठीक है। 20 बाई 20 का क्वाड्रेट बना देंगे तो भी 15 ही स्पीसीज आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अप टू ए लिमिट तक तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, बाद में नहीं बढ़ी, ठीक जो है उसी तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसको भी आप ध्यान रखना। जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ देखिए, पहले एक तरफ दी हुई है स्पीसीज रिचनेस और दूसरी तरफ दिया है एरिया। देखिए स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है एरिया के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये स्टेबल हो गई है, आगे ये बिल्कुल प्लेन चलेगी, चाहे आप एरिया कितना ही बढ़ा दो स्पीसीज रिचनेस उतनी ही रहेगी, ठीक। जैसा कि अभी हमने जो प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस किया था वही चीज़ है। तो ये है, यहाँ पर इसको मैथमेटिकली जो है हम देख सकते हैं, यहाँ जो आपको ये फॉर्मूला एक दिख रहा है, अगर हम इसका लॉगरिथम लेते हैं तो देखिए log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पर देखिए इनको किस किस तरीके से डिनोट किया हुआ है। s क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, a एरिया है, z स्लोप है, और जो c है वो इंटरसेप्ट है। ये आप वैसे तो मैथमेटिक का है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन आपने फिजिक्स में भी देखा होगा ये, तो आप इतना याद रख लीजिए। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ये है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपके मेन ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है लेकिन अप टू ए लिमिट। दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज
डाइवर्सिटी का क्या महत्व है। यहाँ बहुत आपने जो इकोलॉजी के कुछ आपने पढ़े थे, आपने फूड चेन, फूड वेब पढ़ी थी, एक तरीके से उन्हीं चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं। जहाँ पर जितनी ज़्यादा रिचनेस होगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। तो जितनी रिचनेस उतना ही सिस्टम स्टेबल और सेल्फ मेंटेनिंग होता है। ठीक है, आप देखिए अगर एक फूड चेन है, फूड चेन के अंदर मान लीजिए बस सिंपल फूड चेन है और वहाँ पर उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो फूड वेब नहीं बन पाएगा। और बीच में अगर एक स्पीसीज मिस हो गई तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर रिचनेस होगी तो एक ट्रॉफिक लेवल के जो सदस्य हैं उनको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो कंटिन्यूअसली वो सिस्टम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी जो है वो सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा यहाँ देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रही है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उनको कुछ कैटेगराइज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस हो रहा है, आप जंगल की कटाई कर रहे हैं, जंगल की आपने कटाई कर दी तो जहाँ वो जो जीव रहने वाले थे वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, उनका हैबिटेट लॉस हुआ है, उसमें से हो सकता है कुछ मर भी जाएं जीव, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है। दूसरा जो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए और आपने बहुत बड़े जंगल के बीच में से आपने कोई नहर निकाल दी या कुछ और तरीके का आपने प्रोजेक्ट लिया, तो उसमें से हैबिटेट जो है 2 भागों में बंट गया, फ्रेगमेंट हो गया, उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। सेकंड जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। हमारा जो है मतलब मानव का जो स्वभाव है वो ज़्यादा लालची किस्म का है और हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। मान लीजिए जंगल काट रहे हैं हम इमारती लकड़ी के लिए, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और वापस उसको रेस्टोर कर नहीं रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। उस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, दूसरी कोई स्पीसीज आ गई। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो है जैसे कांग्रेस ग्रास जिसको आप बोलते हो यहाँ पे, ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, वो आगे वीड के रूप में हो रही है, वो दूसरे प्लांट्स को उगने नहीं दे रही है, उसका कुछ नेगेटिव एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो ऐसे अगर कोई फॉरेन स्पीसीज ऐसी आ गई जो वहाँ पर पहले से उपस्थित जो भी स्पीसीज हैं उनको उगने नहीं दे रही है, तो ये भी एक कारण रहता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। को एक्सटिंक्शन, ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल म्यूचुअलिज्म होता है कई स्पीसीज के बीच में। मान लीजिए एक स्पीसीज है दूसरी से जुड़ी हुई है, तो जैसे आप मान लीजिए पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन करते हैं, पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुंचाते हैं। मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुंचाने के लिए उसको पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हमारे इंसेक्ट स्पीसीज है। अगर वो इंसेक्ट स्पीसीज नष्ट हो गई तो उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो ज़्यादा सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, धीरे धीरे उसकी संख्या गिरती जाएगी और वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इंसेक्ट स्पीसीज गई, उसकी वजह से दूसरी प्लांट स्पीसीज भी चली गई, तो ये को एक्सटिंक्शंस भी एक तरीके का कारण है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ थॉट्स यहाँ पे दी हुई है। एक तो है नैरोली यूटिलेरियन टाइप की थॉट है, दूसरी जो है ब्रॉडली यूटिलेरियन टाइप की थॉट है। देखिए इसमें से जो नैरो यूटिलेरियन थॉट है वो केवल इसी चीज़ पे आधारित है कि हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू हमें मिल रही है कि भी अगर हम बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं, धीरे धीरे हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हमें वहाँ से मिल रही थी, चाहे आप लकड़ी मान लीजिए, कोई मेडिसिन मान लीजिए, वो मिल रही थी, वो सारी की सारी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता वाली बात होगी। और सेकंड जो है ब्रॉडली यूटिलेरियन थॉट जो है उसका मानना है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। इकोसिस्टम सर्विसेज वाइड टर्म है, काफ़ी लंबा चौड़ा टर्म है।
तो यहाँ पर अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए पॉलिनेटर्स वाला ही देख रहे थे, प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में, मान लीजिए आपके खेत के अंदर 1 लाख प्लांट्स लगे हुए हैं, 1 लाख प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन कौन कर रहा है? इंसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको उसके लिए मजदूर रखना पड़े, एक प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए मजदूर रखना पड़े, तो वो एक दिन में कितने प्लांट पॉलिनेट कर पाएगा? मुश्किल से 20, 30, 50, ठीक है। कितना कॉस्ट पड़ेगी? तो वो जो कॉस्ट जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? नेचर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये ब्रॉडली यूटिलियरियन वाली थॉट जो है, मतलब ये इसके अंदर है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? 2 स्ट्रेटजीज आपके इसमें दी हुई है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन दोनों को ध्यान से समझना बेटा। नेचुरल हैबिटेट है, कोई प्लांट लगा हुआ है, आपके गांव में ही प्लांट लगा हुआ है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसको लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेडिसिनल वैल्यू का है, उसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी संख्या कम हो रही है ना। तो उसके 2 तरीके हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक तो इन सीटू कंजर्वेशन, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, आपने वहीं उसको कंजर्व कर देना है, नहीं इसे नहीं तोड़ना है, इसके ये नियम है, इसको इतनी मात्रा में तोड़ना है, तो आपने उसको नेचुरल हैबिटेट में अगर उसको कंजर्व कर दिया उसी के ही, तो वो क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है। दूसरा तरीका क्या है? आपने वहाँ से उस प्लांट को लिया, कुछ प्लांट्स को लिया, आपने गमलों में लगा दिया, आप अलग ले गए, वो क्या है? एक्स सीटू। और एक्स सीटू के अंदर और भी मेथड है, प्लांट टिश्यू कल्चर वाले। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम क्या कहेंगे? इन विट्रो, और नेचुरल में इन वीवो। अगर नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हम उसको कंजर्व कर रहे हैं तो वो क्या है? आप देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर आप उससे कहीं दूसरी जगह ले जाके कंजर्व कर रहे हैं तो वो क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये आपके आते हैं इसके अंदर। एक दूसरा आता है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का क्या मतलब है? कोई भी स्पीसीज अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कन्फाइंड हो, उसी एरिया में पाई जाती हो, तो आप कहेंगे दिस इज एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर मान लीजिए भारतवर्ष के अंदर कोई भी एक स्पीसीज है जो केवल आपके गांव में ही पाई जाती है, यहाँ पर ही पाई जाती है, दूसरी जगह उसका कोई दूसरा मेंबर रिपोर्टेड नहीं है नेचुरली, तो वो क्या है? इस एरिया की जो एनवायरनमेंट है वो उसको सूट करती है और वो स्पीसीज इस एरिया के लिए क्या है? एंडेमिक। ठीक है। कुछ इन सीटू के लिए जो स्ट्रेटजीज है उसमें एक और दिया हुआ है जो आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries. Biosphere reserve, national park, sanctuaries, इनके अंदर आप अंतर हायर क्लासेस के अंदर देखोगे तो ये क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज है। इंडिया now has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. India has also a history of religious and cultural traditions that emphasized protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such scared groves are found in Khasi and जेंशिया हिल्स इन मेघालय। ये स्केर्ड ग्रूव्स क्या है? एक तरीके से हमारा पुराना प्रोटेक्शन का तरीका है कि हम कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं, भाई यहाँ की स्पीसीज को हमें जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये स्केर्ड ग्रूव्स इनको बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। अगर टोटल प्रोटेक्शन हमने किसी एरिया की वाइल्ड लाइफ को दिया हुआ है रिलीजियस रूप में, तो वो क्या है? स्केर्ड ग्रूव्स है। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्स सीटू जो है
वो मैं आपको पहले ही एक तरीके से बता चुका हूँ। अगर नेचुरल हैबिटेट से आपने उठा करके दूसरी जगह ले जाके उसको कंजर्व कर दिया है, आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो वो क्या है, इन विट्रो है, ठीक है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो वो इन वीवो है, ठीक है। एक्स-C2 उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके दूसरी जगह कंजर्व करना क्या है, एक्स-C2 है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए बेटा।